सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड करंटली वी आर फोकसिंग ऑन लिटरेरी थ्योरी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे ये थ्योरी है, जैसे आपको पता है। एंड लेक्चर्स ऐसे प्लान किए जाते हैं कि सिर्फ आप थ्योरी समझो ही ना, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट में पूछी गई है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए। एंड उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने अच्छे से मिक्स करके हम नोट्स में पढ़ते हैं कि आपको नोट्स भी अच्छे से समझ में आ जाती है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाती है, थ्योरी भी आपकी अच्छे से कवर हो जाती है, राइट। सो ये था इंट्रोडक्शन। अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम थ्योरी शुरू करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इको क्रिटिसिज्म, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, आपको ये बहुत मैं क्लियरली बता दूं कि इको क्रिटिसिज्म इज नॉट समथिंग दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट येट। नहीं पूछा गया है उसको आज तक, लेकिन कहीं कहीं इन ऑप्शंस मैंने देखा कि इको क्रिटिसिज्म का मेंशन है। सो माय एक्सपीरियंस जो मुझे समझ में आया है अबाउट यूजीसी नेट, वो ये है कि इफ़ समथिंग हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ योर ऑप्शन, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन में आएगा। अगर कोई चीज़ ऑप्शन में आना शुरू हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन में मूव कर जाएगा बहुत जल्दी इन सम ईयर्स। तो क्यों ना इको क्रिटिसिज्म भी डीप में पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि कब पूछ ले वो लोग, कोई भरोसा नहीं है इसका। जैसे आपको पता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, राइट। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाउ बिगैन इन यूएस अराउंड 1980। सो इको क्रिटिसिज्म भी यूएस में ही इसका बिगिनिंग है। वहीं पे कंट्री ऑफ ओरिजिन है। 1980s में ये स्टार्ट हुआ था। The constant exploitation carried on with the environment, it includes pollution, biodisaster, industrialization, etc. तो जैसे आपको पता चल ही रहा है, इको क्रिटिसिज्म इट इज़ अबाउट इकोलॉजी, इट इज़ अबाउट नेचर, ठीक है। सो नेचर इज कॉन्स्टेंटली बींग एक्सप्लॉयटेड। इसको आप किसी भी तरीके से इस फैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। नेचर इज कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड बाय नो वन बट आस द ह्यूमंस। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। इस बात को हम किसी भी तरीके से झुटला नहीं सकते। वी आर कॉजिंग लॉट ऑफ हार्म टू नेचर इन बाई डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी कैन डू। हम हर तरीके से नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं। कार्स, द यूज़ ऑफ एसीज, द इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन हर तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए एक थ्योरी ऐसा लिटरेचर में लाना पड़ा जहाँ पे योर इको क्रिटिसिज्म इज डिस्कस्ड। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड सोसाइटी आर ऑल टेकन टुगेदर टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। आप इस थ्योरी को समझने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले तो एनवायरनमेंट, सेकेंड ह्यूमन, द वे ह्यूमन इज डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, और सोसाइटी, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी इज द प्लेस अल्टीमेटली द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन्स आर लिविंग इन, ठीक है। सो इन तीनों का एक कांस्टेंट डायनामिक्स आपको मिलेगा। नाउ सबसे पहला चीज़ इज डीप इकोलॉजी। अब ये डीप इकोलॉजी क्या है? द थ्योरिस्ट एसोसिएटेड विद दिस इज आर्नीस, ठीक है। ये थ्योरिस्ट यहाँ पे एसोसिएटेड है। द मूवमेंट फ्रॉम आंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म टू इकोसेंट्रिसिज्म। आंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? वेल, ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर, जहाँ पे चीज़ें सारी सेंटर की ही होती है ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग forms the main center. So up, because of the law exploitation that we are carrying on with the environment, because of the ruin that the humans have caused to the environment, अब हमारा focus from humans हटाना ज़रूरी है। कहाँ पे? towards the nature. सो दिस इज योर डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी का मेन आर्ग्यूमेंट ही यही है कि द मूवमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म टू इकोसेंट्रिसिज्म, दैट इज द ह्यूमन एज द सेंटर से लेके द नेचर एज द सेंटर पे अब हम लोग को मूव करना पड़ेगा। अब सिर्फ ह्यूमन को देखने से नहीं होगा। इट इज़ हाई टाइम नाउ वी हैव टू लुक एट द नेचर टू। अच्छा, उसके बाद क्या है? मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। Now, the theorist associated with this is David Pepper. The humans can be seen as the elitists, whereas the nature could be seen as the so-called poor class. मार्क्सिज्म मैंने पढ़ा है अपने चैनल पे, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप आई बटन में वीडियो आ रही होगी, यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू डोंट नो व्हाट मार्क्सिज्म इज। अगर आपको पता है तो फाइन। सो मार्क्सिज्म में क्या होता है?
द क्लास डिस्पैरिटी, द अपर क्लास एंड द सो कॉल्ड लोअर क्लास, ये दोनों चीज़ें के बीच में क्या डायनामिक्स है, क्या इक्वेशंस है, हाउ द सो कॉल्ड लोअर क्लास इज गेटिंग सप्रेस्ड बाय द अपर क्लास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ पे. नाउ मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिज्म में क्या होता है, द नेचर बिकम्स द एलिटिस्ट, द नेचर कैन बी सीन एज something synonymous to the elitist or the rich class, and the humans can be seen as the elitists or the rich or upper class, and the nature becomes the poor class or the lower class. और जैसे मार्क्सिज्म में the upper class is dominating or exploiting the lower class, here we study how the humans are exploiting the nature. ठीक है. उसके बाद एपोकैलिप्टिसिज्म. अब ये एपोसाइलैप्स मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन, राइट. सो यहाँ पे लॉरेंस बर्ल इन द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन जो उनका वर्क है, वहाँ पे वो लिखते हैं एपोसिलिप्स इज द सिंगल मोस्ट powerful metaphor that the contemporary environmental imagination has at its disposal. तो ये बर्बादी ही एक चीज़ है जो एनवायरनमेंट के साथ चल रही है. सो कॉन्स्टेंट इन द करंट टाइम नेचर के साथ जो हो रहा है वो एपोसाइलैप्स ही हो रही है, बर्बादी ही हो रही है, डिस्ट्रक्शन ही हो रही है विथ नेचर. ठीक है. अच्छा, सो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं इको फेमिनिज्म. अब ये इको फेमिनिज्म क्या है, पहले तो द थ्योरिस्ट एसोसिएटेड विद दिस इज शेरिल ग्लॉटफेल्टी, और नेचर कैन बी सीन एज एन इक्विवेलेंट ऑफ वुमेन वेयर एज कल्चर कैन बी सीन एज इक्विवेलेंट ऑफ मैन. नाउ इन द नेम ऑफ कल्चर नेचर इज एक्सप्लॉइटेड, उसी तरीके से जैसे फॉर द मैन ऑफ विमेन इज एक्सप्लॉइटेड. ठीक है. नेचर कल्चर के लिए नेचर कैसे कल्चर के लिए नेचर कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो करंट कल्चर है वो ऐसा है जहाँ पे मे बी वी आर नीडिंग मोर लैंड टू मेक द हाउसेस, और जगह चाहिए तो पेड़ काट दिए, कुछ मेट्रो बनाना है तो पेड़ काट दिए, कोई बड़ा मॉल बनाना है तो कोई ऐसे एरिया था जहाँ पे लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड एवरीथिंग वाज देयर, पेड़ काट दिया वहाँ पे. सो वी आर हार्मिंग द नेचर फॉर द सेक ऑफ अस, इन द सेम वे लाइक द वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू गिव अवे देयर एवरीथिंग फॉर द मैन. Thus, in the name of culture, the nature is exploited and it is seen as source to provide, reproduce, sacrifice, nurture, just as women are expected to in the name of patriarchy. ठीक है. जैसे women को patriarchy के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वैसे nature is the one that is sacrificing to provide us. ठीक है. उसके बाद मटेरियलिस्ट और सोशलिस्ट इको फेमिनिज्म. अब ये क्या है, द सर्विसेज ऑफ वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, द वे द वुमेन नर्चर्स अ फैमिली, द वे द वुमेन लुक्स आफ्टर अ फैमिली. वुमेन इज द सोल ऑफ द फैमिली. विदाउट द विमेन ऑफ द फैमिली घर नहीं लगता, राइट. ये बात आपने बहुत बार सुना होगा, औरत ही है जो घर को घर बनाती है. सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन बिलीव्ड बाई पीपल, और सच भी है. ठीक है. एक दिन मम्मी की तबीयत अगर एक दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो तो हमें कैसा लगता है कि घर जैसा ही नहीं लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि सन्नाटा सा छा गया घर में, अच्छा नहीं लगता है, लगता है घर काटने को दौड़ रहा है, राइट. सो दिस एंटायर थिंग कि हाउ मच द विमेन आर गिविंग फॉर द फैमिली, हाउ मच द वुमेन आर डूइंग फॉर द फैमिली, ये बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है ना जो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं होता है. इन द सेम वे नेचर का कंट्रीब्यूशन भी हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हाउ इम्पॉर्टेंट द नेचर इज़ फॉर आस. ठीक है. सो ये यहाँ पे मटेरियलिस्ट और सोशल लिस्ट इकोफेमिनिज्म में होता है. उसके बाद इकोफेमिनिस्ट स्पिरिचुअलिटी, मतलब इट प्रमोट्स द डेइफिकेशन ऑफ नेचर एंड अल्टीमेटली सीज वुमेन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पे क्या होता है, सी इकोफेमिनिस्ट स्पिरिचुअलिटी बहुत तरह की हो सकती है. पहला यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बहुत सारा ऐसा सिमिलैरिटीज़ है जो स्पिरिचुअली आपको मिलेगा नेचर ऑफ विमेन के बीच में, राइट. द वे इट इज़ अ नोशन, बहुत जगह पे आपको देखने मिलेगा. इफ़ देर इज़ अ वुमन हु डज नॉट हैव चिल्ड्रन, शी इज़ नॉट गिवन द परमिशन टू अटेंड पूजास और कुछ भी, बिकॉज शी इज़ childless. In the same way, if you find a tree which does not bear fruit या flower, उसका पत्ता पूजा में नहीं यूज़ किया जाता है बिकॉज अशुभ माना जाता है. सो देयर हैज़ बीन सिमिलैरिटी विथ
बिटवीन विमेन एंड स्पिरिचुअल बेसिस पे अगर आप देखो तो, नेचर के बेसिस पे देखो तो पार्ट ऑफ इको फेमिनिज्म। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, पूजा में नहीं यूज करना और ये सब, दिस बिकम पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साथ ही साथ विमेन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब क्या, डेइफिकेशन ऑफ नेचर। अब नेचर की एक तरीके से हम पूजा करते हैं और दूसरी तरीके से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इन द सेम वे जैसे वुमेन को पूजा करते हैं बट वी डोंट वैल्यू दैम, विमेन आर नॉट वैल्यूड। उसके बाद क्या है, विमेन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। अब आप नेचर के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट इज़ बिलीव्ड कि दादी नानियाँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है अबाउट दीज थिंग्स, यू नो, अबाउट कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। सो वो एक तरीके से आप देख सकते हो, जैसे पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना पीपल का पेड़ होता है ना, उसको क्या कहते हैं कि इस पेड़ ने बहुत सालों साल, बहुत जनरेशन्स देखी होगी, एंड this tree is the one that provides so much, you know, shade and everything to the village, जहाँ पे आप देखोगे पूजा करते हैं लोग उसकी। सो उस आइडिया के साथ अब जैसे दादियाँ और नानियों को हम, यू नो, वी सॉर्ट ऑफ वी वर्शिप देम, एल्डर्स ऑफ द फैमिली वो लोग होते हैं, वो उनको सब पता होता है, उनको यू नो चीज़ें उनको पता होती है, वी रिस्पेक्ट दम। सो दिस बिकम्स योर इको फेमिनिस्ट स्पिरिचुअलिटी, प्रमोट्स द डेइफिकेशन ऑफ नेचर एंड अल्टीमेटली सीज वुमेन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद द मेजर थियोरिस्ट एसोसिएटेड विद दिस आर कैरोल एडम्स, वंदना शिवा, नेस्ट्रा किंग एंड नॉयल स्टर्जियन। ठीक है, ये उसके बाद थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म। अब ये क्या है, डीप इकोलॉजी इन कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, एंड एक्सप्लॉयटेशन इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज मेजरली ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड वेस्ट डंपिंग इक्वेशन। अब क्या होता है, ये जो एलिटिस्ट, सो कॉल्ड एलिटिस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यू नो, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वेस्ट निकलता है ना वहाँ पे, वेस्ट मतलब जो आपका जो पार्ट्स वगैरह होती है, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होती है, जिसको अगर आप डंप करते हो अपने कंट्री में तो थोड़ा डर रहता है उसका। सो व्हाट दे डू इज़, बहुत सारे मूवीज़ में भी आप देखना, ये कंट्रीज़ क्या करती है, ये किसी दूसरे देश में ये कचरा वगैरह भेज देती है थ्रू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ पे यू नो उस कंट्री का जो भी हो उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। दिस एलिटिस्ट कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर कंट्री फ्रॉम एनी हैजर्ड दैट कुड बी कॉज्ड फ्रॉम दिस वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो ये तो पहला इक्वेशन है, तो इसीलिए थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म कहा गया उसको। उसके बाद क्या है, वेस्टर्न आइडियाज आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर द एज ओल्ड लोकल कल्चरल टेक्निक्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन। तो हम अपने कल्चर को अप्रिशिएट ना करके हम वेस्टर्न आइडिया को करते हैं। एविक्शन ऑन द नेम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगैन दिस इज समथिंग कि किसी जगह को अगर खाली कराना है तो वी से कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इस जगह को खाली कर दो। ठीक है, सो ये एक आइडिया है दैट अगेन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाने वाला चीज़ कैन बी सीन एज दैट। उसके बाद क्या, द पॉवर्टी इंक्रीजेज व्हेन एक्टिविटीज़ लाइक वुड कटिंग आर सीन एज इलीगल। ठीक है, तो जहाँ पे आप ऐसे कंट्रीज जहाँ पे शायद सर्वाइवल ही इसी बेसिस पे होता है कि वुड कटिंग वगैरह करके औरतें जब लाती है तब भी उस घर में चूल्हा चलता है, वहाँ पे ऐसा रूल्स इंप्लीमेंट कर दोगे कि आप ऐसा करना नहीं चाहिए और कोई ऑल्टरनेटिव उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, तो अगैन दिस इज अ टाइप ऑफ हैरासमेंट, राइट। उसके बाद क्या, चिपको मूवमेंट एंड अदर एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स इसीलिए लोगों को करनी पड़ती है टू सेव द नेचर, क्योंकि कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को अगर कोई प्रोजेक्ट या कुछ शुरू करना है तो सॉरी कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो वो सबसे पहले नेचर को टारगेट करेंगे स्पेस के लिए। तो जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री प्रोटेक्ट करने आती है अपने नेचर को, तो again you can see movements like chipko movement and all of this। उसके बाद all this causes more problem to women than men। women को ज़्यादा problem क्यों होती है men से, जैसे मैंने कहा कुकिंग एंड एवरीथिंग ये women की ड्यूटी मानी गई है ना। गाँव वगैरह विलेजेस ऐसी जगहों पे क्या होता है, women are dependent on this nature you know to run their families, the produce of nature और नेचर लकड़ियाँ वगैरह लाना या फिर जंगल में कुछ उगा है तो उसको लेके आके काट के बनाना ना। अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा विमेन को इन चीज़ों से तो हाउ विल द फैमिली सर्वाइव। इसीलिए कहा जाता है कि विमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैन इज लुकिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली, पर अल्टीमेटली पेट भरना तो यू नो द इट इज़ बिलीव दैट द विमेन हैज़ टू डू दिस। इसीलिए शायद करंट इक्वेशन में चीज़ें चेंज हो जाए अर्बन सेटिंग में, लेकिन विलेज में तो टू सम एक्सटेंट अभी भी ऐसा ही चल रहा है इंडियन विलेजेस में। उसके बाद द थियोरिस्ट एसोसिएटेड विद दिस आर एरिका कटबर्थ, रामचंद्रा गुहा, जॉन मार्टिनेज एंड एलिजर एक्सेट्रा। ठीक है, इन लोगों को
जॉन मार्टिनेज एलिस और एक ही नाम है ये, तो इन लोगों को। उसके बाद लास्ट but not the least, the most important thing, your literary ecology. Now literature से ही तो हम इकोलॉजी समझ रहे हैं ना करंट सेंस में। इकोलॉजी एज अ थ्योरी हैज बिकम वेरी फेमस इन द करंट टाइम। बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जहाँ पे लिटरेरी इकोलॉजी इज द मेन टॉपिक, इको क्रिटिसिज्म इज द मेन टॉपिक। नाउ कैसे लिटरेरी टेक्स्ट helps you to understand the nature, the exploitation of nature that is seen in the current time, ये आपको पता चलता है यहाँ पे। Now ecology in literature often studied through eco-criticism explore the relationship between literature and the physical environment, exclaiming how texts represent nature, environment crisis and human nature interactions. The major theorists associated with this are Lawrence Boyle, William Rickett. He comes forth with specific ecological concepts to read poetry etc. ठीक है। So this is what it is कि how the literature helps you to understand the eco criticism in the current sense। अगर आपने हंगरी टाइड पढ़ा हो अमिताभ घोष का, वहाँ पे आप देखोगे कि नेचर के नाम पे हाउ द थिंग्स आर डायनामिक्स कैसे चल रही है, कैसे नेचर इज यूज्ड एज अ टूल टू गेट रिड ऑफ सर्टन पीपल। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मोर इज्जापी थिंग। उसके बाद यू विल सी कि नेचर कैसे नेचर एक्सप्लॉयटेशन की कुछ आपको कुछ जगह मिलती है जहाँ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन द नेचर इज एक्सप्लॉयटेड और ये सारी चीज़ें। तो लिटरेचर, द वे द लिटरेचर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज हैपनिंग विथ nature in the current sense. So yeah, this is all that I wanted to share with you people regarding eco criticism. I hope आपको ये समझ में आया होगा। हर टॉपिक को हमने टच किया है, अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई नो कि बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हम हर टॉपिक में, पर ये एक रफ आइडिया है। सी बिकॉज नथिंग हैज़ बिन आस्क्ड, अगर वो लोग पूछना शुरू भी करें तो वो पहले बेस से शुरू करेंगे, ऐसे दुम दड़ाम वो किसी भी चीज़ पे नहीं आ जाएंगे कि कुछ भी पूछ लिया कहीं से भी उठा के। बेसिक चीज़ें ये पहले आनी तो चाहिए, और अगर आपको बेसिक्स का आइडिया रहा तो कुछ पूछा भी गया अपर लेवल का ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लोगे। नाउअडेज यूजीसी नेट इज़ मोर अबाउट कितने शार्प हो आप, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर है। ठीक है, नाउअडेज यूजीसी नेट इज़ नॉट अबाउट कि आपने मगअप कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप गए और आपने देख लिया, नहीं ऐसे नहीं होता है। नाउअडेज यूजीसी नेट इज़ मोर अबाउट हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स, हाउ वेल यू हैव इंटरनलाइज्ड दोज कॉन्सेप्ट्स, हाउ वेल यू हैव द ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। उस पर यूजीसी नेट का एग्जाम भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल। नेक्स्ट वीडियो में हम रीडर रेस्पॉन्स शुरू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर if you like the content. If you like the content, पसंद नहीं आ रहा है, don't do it, but if you like it, please consider doing it. It motivates me to make more such content. ठीक है, so yeah, thank you.